साउंड वेव्स। आई होप की राइटिंग विजिबल होगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स में हमें ये पढ़ना है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है वैसे ही हमारी साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। तो रिफ्लेक्शन हमारा साउंड वेव्स का भी पॉसिबल है और लाइट वेव्स का तो रिफ्लेक्शन होता ही है हमारा। तो यहां पर हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब साउंड आपके किसी एक सरफेस को टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाए जहां से वो आई है, तो उसे हम बोल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने पर एक फैक्टर जो चेंज नहीं होता वो है हमारी फ्रीक्वेंसी, वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। बाकी आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी और आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, सारी चीजें चेंज हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या चीज चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउंड के रिफ्लेक्शन से साउंड में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है या कौन सी ऐसा पोर्शन है जो चेंज नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हमारा चेंज नहीं होगी, बाकी सारी चीजें हमारी चेंज हो जाती हैं। रेस्ट जैसे वेवलेंथ हो गया, मैं लिख देता हूं, वेवलेंथ हो गया हमारा, स्पीड हो गया, ठीक है, हमारा इंटेंसिटी हो गई, तीव्रता हो गई, इंटेंसिटी, ये सब हमारी चेंज हो जाती है, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। और यहां पर जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन के लिए आपको शाइनिंग और स्मूथ सरफेस की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, शाइनिंग या स्मूथ सरफेस नहीं होगा तब भी आपका साउंड का रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अब इसी में एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, एको, गूंज, ठीक है, एको पढ़ना है, एको या फिर गूंज उसको बोलते हैं। तो देखते हैं एको क्या होता है। एको एक्चुअली क्या होता है, जब साउंड किसी रिजिड ऑब्स्टिकल से टकराकर हमारी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, सच दैट, कौन सा रिजिड ऑब्स्टिकल होना चाहिए, जैसे हिल हो गया, क्लिफ हो गया, ठीक है, पहाड़ी पर्वत हो गए, उनसे जब हमारी साउंड मतलब टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट बैक होगी, उसको हम लोग बोल देते हैं एको, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एको बोल देते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंडीशन फॉर एको फॉर्मेशन। एको फॉर्मेशन, एको के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, कब आपको एको सुनाई देगा। तो मान लीजिए ये आपका सोर्स है जो साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ये आपका रिजिड ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ये आपका ऑब्स्टिकल है, तो रिजिड ऑब्स्टिकल है, ये आपका सोर्स है, तो सोर्स से आपकी साउंड वेव्स ट्रैवल करके जाएंगी और वापस लौटकर आएंगी। तो मतलब अगर हम मान ले कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है, तो जाने का डिस्टेंस d और आने का डिस्टेंस d, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 2d, टोटल डिस्टेंस हमारा 2d हो गया। अब कंडीशन ये होती है कि अगर आपको साउंड सुननी है, डिस्टिंक्टली दो अलग अलग साउंड सुननी है, तो उसके बीच का जो टाइम गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड। तो टाइम गैप होना चाहिए 0.1 सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको पता ही कितनी होती है, ये वेलोसिटी कितनी होती है, ये है 340 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों साउंड्स को डिस्टिंक्टली सुनने के लिए उन दोनों के बीच का टाइम गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल से आई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगाएंगे अपना, डिस्टेंस की जगह डी की जगह क्या रख देंगे, 2d। तो यहां से जो आपका डिस्टेंस निकल के आएगा वो आ जाएगा 17 मीटर। तो मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और ऑब्स्टिकल कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए, तभी आपको ये चीज एको सुनाई देगा, अन्यथा आपको एको सुनाई नहीं देने वाला है। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर, ठीक है। तो ये आप डिराइव भी कर सकते हो, या हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए। अब देखते हैं इन एको का यूजेस। कई सारे नेचर में ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे एको को यूज करते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। जैसे हम माने फॉर एग्जाम्पल एक होते हैं हमारे बैट्स, चमगादड़ जो होते हैं, बैट्स होते हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, ठीक है,
बैट्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, ये हमारे यूज करते हैं एको को अपना शिकार पकड़ने के लिए या सामने कोई ऑब्स्टिकल है उसको जांचने के लिए कि कहीं कोई हमारे सामने कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं हमारे बैट्स और डॉल्फिन्स यहां पर यूज करती हैं। ये कौन सी वेव्स यूज करती हैं? दे यूज दी अल्ट्रासोनिक वेव्स। और क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होती है तो ह्यूमन को ये सुनाई नहीं देता। तो रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी में 20 से कम नहीं सुनाई देगा और 20,000 से ऊपर का नहीं सुनाई देगा। ठीक है। दूसरा जो यूज है एको का वो है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मेडिकल इमेजिंग। तो अल्ट्रासाउंड मेडिकल इमेजिंग में क्या होता है, हम लोग अपनी बॉडी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अक्सर आपने सुना होगा हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहां होता है क्या, एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है, मतलब एक डिवाइस होता है जिससे हमारी बॉडी में अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजा जाता है और जब वो ऑर्गन से टकराकर वापस आता है तो उसे रिसीव कर लेते हैं। तो जिस ऑर्गन से टकरा के वापस आता है उसकी इंटरनल इमेजिंग, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये सारी चीजें हम इमेजिंग करके पता लगा लेते हैं। तो इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड कराना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सोनार। ये लोहार और सोनार वाला सोनार नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होता है हमारा सोनार। अब सोनार एक्चुअली होता क्या, अब ये देखते हैं। सोनार में एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई शिप है, शिप के नीचे कहीं खजाना दफन है या किसी शिप के नीचे कोई एक सबमरीन चल रही है, गुप्तचर सबमरीन है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना सोनार। मान लीजिए हमारी शिप है, ठीक है, और ये हमारा समुद्र का बेड है, सी बेड है, दिस इज सी बेड। ये हमारी यहां पर तैर रही है, तो होगा क्या, यहां मान लीजिए सी बेड, हमें पता करना है मैं सी बेड कितना गहरा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहां से साउंड वेव भेजेंगे और इसको टकराने के बाद वो क्या होगी, यहां से वापस आ जाएगी। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर यहां पर पता होगी, पहले से नोन होगी, और जब हमने इसको भेजा और रिटर्न होके वापस आई तो कितना टाइम लगा टोटल, ये भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम हमें पता है और हमें स्पीड ऑफ साउंड पता है, तो हम यहां से डिस्टेंस को पता कर लेंगे। तो ये इस चीज के लिए भी होता है। दूसरी चीज, नीचे अगर कोई सबमरीन है, मान लीजिए आपकी कोई गुप्त सबमरीन है यहां पर, तो उसको पता लगाने के लिए भी सेम तरीका है। जब हम साउंड वेव्स इस पर भेजेंगे तो टकराने के बाद वापस यहाँ पर रिसीव होगी, सेंसर पे, रिसीवर पे सेंस कर लिया जाएगा, टाइम देख लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग टॉर्पेडो से इसके निशाना भी साध सकते हैं। तो ये है आपका यूज ऑफ सोनार। ठीक है, तो सोनार इसलिए यूज करते हैं। और किस लिए थे, ट्रेजर, अगर मान लीजिए यहाँ कोई खजाना वजाना है, ट्रेजर गड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग इसी तरीके से पता कर लेते हैं। और आइसबर्ग, अगर आपके नीचे शिप के आइसबर्ग आ गया तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से पता करेंगे कि सोनार की मदद से। ठीक है, ये तो था हमारा सोनार के बारे में। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, हिंदी में शायद कहते होंगे अनुनाद, मुझे जहां तक याद है। रेजोनेंस को रेजोनेंस अब हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए हर बॉडी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो वाइब्रेट करती है। और अगर हम उस बॉडी का, जैसे मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगाऊं तो ये बोर्ड भी धीरे धीरे कुछ वाइब्रेट कर रहा है, इसी कुछ अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की। तो अगर इस पे लगाए जाने वाले फोर्स की, मतलब जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इसकी फ्रीक्वेंसी और इस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो वाइब्रेशंस होंगे बहुत मतलब लाउड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएंगे वाइब्रेशंस हमारे। उस कंडीशन को हम कहेंगे रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस जो हमारा है, इट इज अ स्पेशल केस, ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड vibrations. It is a special case of forced vibrations. ठीक है, forced vibrations का एक स्पेशल केस है। और यहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, ये हो जाएगी हमारी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। अगर हमारा ऐसा कंडीशन होता है
उस केस में हमारा जो वाइब्रेशंस होंगे जिससे ये वाइब्रेट करेगी बॉडी, वो बहुत इंटेंस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा, और हो सकता है हमारा सिस्टम भी एक पॉइंट पर आकर फेल कर जाए। तो रेजोनेंस कब होगा? जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स होगा, तब आपका रेजोनेंस की कंडीशन होगी। तो आपने अक्सर सुना होगा, हम लोग पहले बोला जाता था कि अपने मोबाइल फोन को कभी भी पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, राइट साइड दिल के पास। क्यों? क्योंकि आपके दिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक वाइब्रेट कर रहा है, और आपके मोबाइल की भी एक फ्रीक्वेंसी जिससे वो वाइब्रेट करता है। तो अगर दोनों मैच कर गई तो हार्ट अटैक्स के चांस आ सकते हैं जो हार्ट पेशेंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपने मोबाइल को नॉर्मली कभी भी दिल के पास नहीं रखना चाहिए, पॉकेट के पास नहीं रखना चाहिए, मतलब नीचे वाली पॉकेट में रखना चाहिए। अब एक यहां पर एक्सपेरिमेंट है सिंपल। यहां हमने क्या लिया? एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया है, एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, ये दूसरा बॉक्स है, ये हमारा यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक है, हमने क्या किया, इस ट्यूनिंग फॉर्क को हमने टैप कर दिया, तो ये क्या करने लगा? ये वाइब्रेट करने लगा, और इसके वाइब्रेशंस इस बॉक्स में आए। अब इसके वाइब्रेशंस जब इस बॉक्स में आए तो यहाँ पे आपके एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब ये वाइब्रेशंस आपके एयर के मॉलिक्यूल्स से कांटेक्ट में आएंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करने लगेंगे। तो यहाँ पर जब एयर के मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेट करने लगेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस होने लगेगा, और ये रेजोनेंस आपका आ जाएगा इस पर, यहां पर। तो ये भी आपका क्या करने लगेगा? वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस की कंडीशन की क्या मतलब होती है? सबसे पहला कि बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है वही आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स की। ठीक है, तो ये होता है आपका रेजोनेंस का कंडीशन। आपने रेजोनेंस केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्लास 11-12 में हम लोग पढ़ते थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन बनाते थे, जहां उसके बॉन्ड जो है, जैसे बेंजीन ये हो जाता है, ठीक है, एक बार बॉन्ड यहां लगा है, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहां लगा दिया बॉन्ड। ठीक है, तो इन्हें कहते थे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये हम लोग 11-12 में पढ़ चुके हैं, हाउएवर इसको हमें यहां पर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं रेजोनेंस की कहां कहां रेजोनेंस हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, रेजोनेंस कहां हम एनकाउंटर करेंगे अपनी डेली लाइफ में, वो चीजें हम लोगों को यहां पर देखनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो है रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स। मशीन के पार्ट्स में हम लोगों को रेजोनेंस देखने को मिलता है कि मशीन आपकी जब वर्क करती है तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, और उस पर लग रहे फोर्सेस भी अगर सेम फ्रीक्वेंसी के हो गए तो आपके मशीन पार्ट्स में बहुत तगड़ा वाइब्रेशन होने लगेगा, घड़ घड़ करने लगेगी। ठीक है, सेकंड होता है वही जो मैंने आपको बताया, जो आपके मोबाइल्स होते हैं पॉकेट के पास नहीं रखने चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका गिटार में। तो गिटार में एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा गिटार में नीचे एक हॉलो बॉक्स होता है और ऊपर स्ट्रिंग होती है। तो जैसे आप स्ट्रिंग को प्लग करते हो, खींचते हो, स्ट्रिंग को मतलब झटका मारते हो, तो उससे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और वो वेव्स जब आपकी नीचे साउंड बॉक्स में जाएंगी तो वहां एयर पार्टिकल्स है, और एयर पार्टिकल्स के साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगी तो वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे, और रेजोनेंस के कारण आपको साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यही सेम चीज ढोलक में भी होता है और तबला में भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो हॉलो बॉक्सेस होते हैं अंदर हमारे, हॉलो होता है, उसमें एयर पार्टिकल्स कंटेन्ड होते हैं। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड विद हॉलो साउंड बॉक्स। हॉलो साउंड बॉक्स के साथ हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी रेजोनेंस के कारण हमारी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है रेजोनेंस इन ब्रिजेस। आपने देखा होगा अक्सर जब सोल्जर्स हमारे मार्च करते हैं ब्रिज पर, तो उनसे कहा जाता है कि आप लोग अपने कदम साथ में ना बढ़ाएं, क्योंकि जो हमारा ब्रिज है उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, और हमारे जब सोल्जर्स मार्च कर रहे होते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो वो ब्रिज पर एक फोर्स लगाते हैं। तो अगर वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी मैच कर गई तो ब्रिज जो है बहुत विगरसली वाइब्रेट करने लगेगा, और इसके कारण हमारा ब्रिज क्या हो सकता है, फेल भी हो सकता है, इसी कारण हमारा ब्रिज टूट भी सकता है। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग बोलते हैं कि आप जब भी सोल्जर्स मार्च करते हैं ब्रिज पर, वो अपना ऑर्डर तोड़ दें, वो अपना क्यू तोड़ दें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन के कारण, मतलब रेजोनेंस के कारण हमारा ब्रिज टूट सकता है।
5 जो है रेजोनेंस इन रेडियोज, ठीक है। आपको पता होगा जो भी स्टेशंस होते हैं, रेडियो स्टेशंस होते हैं, जैसे 92.7 FM, 100.3 FM, तो ये फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं। और अगर आपका रेडियो जब हम लोग ट्यून करते हैं तो रेडियो की ट्यून की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आपकी वो उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई जो आपकी रेडियो स्टेशन से आ रही है, तो आपके सिग्नल्स पकड़ने लगते हैं, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जब हमारा रेजोनेंस होगा तो उसके कारण हमारे जो साउंड है या वॉइस प्रोड्यूस होती है वहां पर, ठीक है। तो ये तो था हमारा पूरा रेजोनेंस के ऊपर। तो रेजोनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं नॉर्मली इनमें हॉलो बॉक्सेस होते हैं। फ्लूट में क्या होता है, हॉलो कॉलम होता है, ठीक है। बाकी ढोलक की बात करें या हम लोग गिटार की बात करें तो वहां पर हमारा हॉलो साउंड बॉक्स हो जाता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक अब जो हमें इसमें पढ़ना है ये हमारा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट हमारा लास्ट टॉपिक है। ये एक्चुअली 11th क्लास का है, लेकिन सिलेबस में लिखा है अप टू 10th, क्योंकि सिलेबस में है इसलिए हम लोग यहां पर इसे कवर करेंगे। तो इसमें होता क्या है, यहां मैं लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट, देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज। हो सकता है आपकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, इंक्रीज और डिक्रीज इन द साउंड फ्रीक्वेंसी as the distance between source and observer changes. Source and observer changes मतलब अगर आपका एक सोर्स है और ऑब्जर्वर है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो सोर्स से निकल रही साउंड की फ्रीक्वेंसी जो आपके ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। वही है हमारा डॉपलर इफेक्ट। अब मैं यहां पर कंडीशंस बना रहा हूं। मान लीजिए ये हमारा सोर्स है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, और यहां पर क्या है, बोथ एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पर है, कोई भी मूव नहीं कर रहा इन दोनों में से। यहां से जितनी फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा सारी की सारी उतनी ही फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी आपके ऑब्जर्वर को रिसीव हो जाएगी। यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों किस में है, रेस्ट पर है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सोर्स आपका ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, ठीक है। अगर सोर्स आपका मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी से ऑब्जर्व होगी, यहां पर क्या है कंडीशन, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर भी आपकी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, दोनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपको फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी ऑब्जर्वर पे, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्या है वो घट रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी विल बी हायर। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो हायर होगी एज कंपेयर टू जो यहां से छोड़ी गई होगी। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी इज हायर, और यहां पर क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पर हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी होगी। और लास्ट इसका केस है जब आपका सोर्स है और आपका ऑब्जर्वर है, तो सोर्स जो है और ऑब्जर्वर दोनों ही क्या हो रहे हैं, आपस में दूर जा रहे हैं। तो यहां पर इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पर इनका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी यहां पर घट जाएगी। मतलब ये ऑब्वियसली बात है, कुछ फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा होगा सोर्स, तो यहां पर जो रिसीव होगी फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही है आपका डॉपलर इफेक्ट। तो इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर साउंड के ऊपर भी चैप्टर खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने सारी चीजें जितना सिलेबस में दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पर कवर किया, कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। तो डेफिनेटली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शुरू करने वाला हूं अपने कोर्सेज को, और ये कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे, क्योंकि साउथ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिमांड रहती है इंग्लिश में, और बाकी हम लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और वहां से आपको बस लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है अनअकैडमी का, और आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना लाइट के साथ, और लाइट को हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, उसके बाद जाएंगे रिफ्रैक्शन, और क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स दिए हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड इसी तरीके से हमारे
वीडियोस को देखते रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए आरआरबी जेईई 2019 के लिए। और आप लोगों के लिए डेली हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का डेली कैप्सूल आएगा 10 का दम का नाम से, वो आप लोग डेली देखिएगा। एक 5 बजे आएगा, एक 5:30 बजे डेली हम लोग अपलोड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज।